Good morning, students. Welcome to the science class. Today, in this class, we will discuss about one more natural indicator, that is China rose. China rose. China rose, which is also called Gudhal, and hibiscus is the scientific name of Gudhal. Its petals are also used as an indicator. चाइना रोज़ के पेटल्स का यूज़ भी इंडिकेटर्स के रूप में किया जाता है। इसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है। नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी गिवन 5.3। इसमें क्या करना है? कलेक्ट सम चाइना रोज़ गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन ए बीकर, एड सम वार्म वाटर। ओके, आपको क्या करना है? कुछ चाइना रोज़ के पेटल्स लेने हैं और उसको एक बीकर में डालना है। ओके, उसके बाद में आपको उसमें वार्म वाटर डालना है। आप इसमें देख रहे हो चाइना रोज़ जैसे फिगर में भी दिखाया है। और एसिड इंडिकेटर और बेस, ये तीन टेस्ट ट्यूब आप देख रहे हो। एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में इंडिकेटर आपने ले रखा है। अब आपको इंडिकेटर कैसे बनाना है? चाइना रोज़ इंडिकेटर, ये हमें देखना है। ऐड सम वार्म वाटर, keep the mixture for some time till water becomes colored. Use the colored water as an indicator. Now add 5 drops of the indicator to each of the solutions given in table 5.4 and see the result 5.4. ओके, आपको क्या करना है? चाइना रोज़ पेटल्स लेने हैं, उसको आपको एक बीकर में डालना है। बीकर में आपको फिर गर्म पानी डालना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आपको पेटल्स के हिसाब से थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालना है, बहुत गर्म। थोड़ी देर में आप ये देखेंगे पेटल्स जो है गर्म पानी में जो है अपना रंग छोड़ देंगे। ओके, और उसके बाद में आपको उसको छान लेना है, आपको फ़िल्टर करना है उसको, उस वाटर को। उस वाटर का इस्तेमाल आप इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ योर चाइना रोज़ इंडिकेटर। नाउ उस चाइना रोज़ पेटल्स के इंडिकेटर का यूज़ आप एसिड एंड बेस पता लगाने के लिए कर सकते हो। कैसे? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन? चाइना रोज़ इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। जो चाइना रोज़ इंडिकेटर है वो एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में बदल देता है। मैजेंटा कलर हम इसको बोलते हैं। अगर हम चाइना रोज़ इंडिकेटर की 2 बूंदें किसी सॉल्यूशन में डालें, एसिडिक सॉल्यूशन में ड्रॉपर की सहायता से, तो उसका जो भी कलर होगा अगर वो डार्क पिंक हो जाए, इसका मतलब वो एसिड है। ठीक है, एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में बदलता है चाइना रोज़ इंडिकेटर। अगर आप किसी बेस में चाइना रोज़ इंडिकेटर की बूंदें डालो तो वो ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक इफेक्ट ऑन चाइना रोज़ इंडिकेटर, कि क्या चाइना रोज़ इंडिकेटर का क्या इफेक्ट होता है एसिड एंड बेस पे। सो एसिड टर्न्स डार्क पिंक, मैजेंटा, एंड बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। ओके, नाउ अब ये जो आपको एक टेबल दी हुई है, टेबल 5.4 इज़ गिवन। इसमें आपको चाइना रोज़ इंडिकेटर से इसको करना है कि आपको क्या इसमें रिज़ल्ट मिलता है। सबसे पहला सॉल्यूशन है शैम्पू, डाइल्यूट सॉल्यूशन। शैम्पू, आपने कोई भी शैम्पू लिया, उसका आपको देखना है कि उसका इनिशियल कलर क्या था। ठीक है, इनिशियली शैम्पू का कलर क्या है? समझ लो शैम्पू का कलर इनिशियली वाइट है, तो आप लिख दो इनिशियल मतलब सबसे पहले उसका कलर क्या था, तो आपने वाइट लिख दिया। फाइनल कलर, जैसे ही आपने शैम्पू जो है चाइना रोज़ इंडिकेटर शैम्पू में डाला तो आपको क्या कलर मिला? क्योंकि शैम्पू एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेस होता है, इसलिए आपको क्या कलर मिलेगा? ग्रीन। तो आप फाइनल कलर में इस टेबल 5.4 में क्या लिखोगे? ग्रीन लिखोगे, ग्रीन। ओके, नाउ लेमन जूस आपको पता है एसिड होता है, तो इनिशियल कलर लेमन जूस का कैसा है? लेमन जूस का कैसा कलर होता है? आप उसको ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कलर होता है उसका। ओके, और जैसे ही उसमें आप चाइना रोज़ इंडिकेटर डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? मैजेंटा, डार्क पिंक हो जाएगा, डार्क पिंक लिखोगे। सोडा वाटर का कलर कैसा होता है? वो भी ट्रांसपेरेंट आप बोल सकते हो कि अगर आपने उसमें कोई कलरफुल वाटर नहीं डाला हुआ है तो आप उसको ट्रांसपेरेंट कह सकते हो।
और फाइनल कलर कैसा हो जाएगा, सोडा वाटर बेस है तो ग्रीन कलर होगा। नाउ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन क्या होता है, बेस होता है। इनिशियल कलर वाइट होता है, ओके, और फाइनल कलर क्या हो जाएगा, उसका बेस है तो ग्रीन हो जाएगा। सिमिलरली विनेगर, विनेगर ट्रांसपेरेंट होता है इनिशियल कलर, ओके, और फाइनल कलर क्या हो जाएगा, विनेगर एसिड है तो मैजेंटा कलर। शुगर सॉल्यूशन एंड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन दोनों ही न्यूट्रल होते हैं, इसलिए शुगर सॉल्यूशन और कॉमन सॉल्ट दोनों का वाइट कलर है और फाइनल कलर क्या होगा, वाइट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको टेबल 5.4 करनी है, जिसमें कि चाइना रोज़ इंडिकेटर के साथ आपको इसमें रिज़ल्ट लिखना है। अगर आपके घर में या आसपास चाइना रोज़ है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो इंडिकेटर बनाने में, और उसको घर में भी आप, अगर ये सारे सॉल्यूशन होते हैं घर में, आप टेस्ट करके खुद देख सकते हो कि आपको क्या कलर मिलता है। सो इन दिस वे चाइना रोज़ इज़ ऑल्सो यूज्ड as a natural indicator to find out whether a given solution is an acidic or basic in nature. Okay, now what is Pahelian Bujo thinking? I am not getting the same result when use solid baking soda on dry litmus paper. Why? Make a solution of baking soda and then try. बुझो कह रहा है कि मैंने जब ड्राई बेकिंग सोडा लिटमस पेपर पे डाला तो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। पहेली कह रही है कि बेकिंग सोडा का पहले सॉल्यूशन बनाओ और उसके बाद में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। क्या पहेली सही कह रही है? बिल्कुल सही कह रही है। लिटमस टेस्ट करने के लिए आपको सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं, सॉलिड में नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशंस बनाइए इन सब के, चाहे वो बेस जितने भी हैं उनके आप सॉल्यूशंस बना के देखिए, फिर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि सॉल्यूशंस में ही जो हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं, जो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो अलग होते हैं, तभी उसका रिज़ल्ट आता है, ठीक है। नाउ सिमिलरली पहेली ब्रॉट द फॉलोइंग पहेली फॉर यू। पहेली आपके लिए एक पहेली लेकर आई है, देखो क्या है इस पहेली में। कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज़ इट एन एसिड और अ बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। देखो बेटा, जो कॉफ़ी होती है वो कह रहा है कि ब्राउन होता है कलर उसका, और वो टेस्ट में थोड़ा थोड़ा कड़वी होती है, तो एसिड है या बेस है, ठीक है। उसको बिना टेस्ट किए, बिना लिटमस टेस्ट किए या किसी भी इंडिकेटर से टेस्ट किए आंसर मत देना, ठीक है। टेस्ट के आधार पे आपका उत्तर गलत भी हो सकता है, ठीक है। टेस्ट के आधार पे गलत हो सकता है, क्योंकि टेस्ट तो बिटर है उसका, ठीक है। कई बच्चे सोच सकते हैं कॉफ़ी बेसिक नेचर की होगी, लेकिन कॉफ़ी का नेचर एसिडिक होता है। कॉफ़ी इज़ एसिडिक इन नेचर, ओके। तो कॉफ़ी का सॉल्यूशन बना के आप उसमें लिटमस टेस्ट करके देख सकते हैं, आप उसमें चाइना रोज़ इंडिकेटर से जो है उसका टेस्ट कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा क्या रिज़ल्ट आता है, और कॉफ़ी का नेचर एसिडिक होता है, ठीक है। नाउ सिमिलरली एक्टिविटी 5.4, ये एक्टिविटी 5.4 अभी तक जो हमने किया, जो जितने भी हमने टर्मरिक, लिटमस और चाइना रोज़ इंडिकेटर्स आपको बताया, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स थे, और इनमें जिन भी रिएजेंट्स का, जिन सॉल्यूशंस का हमने टेस्ट करके देखा, वो हमारे घरों में ईजिली अवेलेबल होते हैं। लेकिन अब जो एक्टिविटी 5.4 में है, ये कुछ रिएजेंट्स हैं, ये सॉल्यूशन है जो केवल लैब में मिलते हैं, लेबोरेटरी में मिलते हैं, स्कूल लेबोरेटरी में या किसी ऑथेंटिक लैब में बाहर मिल सकते हैं, तो ये घरों में नहीं होते, ये मिनरल एसिड्स या बेसिस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें लिखा गया है कि टीचर ये अरेंजमेंट स्कूल की लैब से करेंगे, ओके। और इसमें देखो कौन कौन से एक्टिविटी 5.4 में कौन कौन से एसिड एंड बेस को लेकर ये एक्टिविटी बताई गई है। नाउ यू हैव टू कलेक्ट द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम योर लेबोरेटरी। द टीचर अरेंज दीज केमिकल्स। वट आर द इम्पॉर्टेंट केमिकल्स? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उनका फॉर्मूला बोल रही हूँ मैं साथ में, नाइट्रिक एसिड HNO3, देन एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस,
लाइम वाटर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइम वाटर। ये सारे सॉल्यूशंस जो हैं, ये केमिकल्स जो हैं लैब से अरेंज करने हैं, और उसके बाद में इन सारे सॉल्यूशंस में आपको लिटमस टेस्ट करके देखना है, टर्मरिक का इफ़ेक्ट देखना है और चाइना रोज़ का इफ़ेक्ट देखना है। तो आपको कैसे इफ़ेक्ट पता चलेगा? आपको ये पता होना चाहिए इनमें से एसिड कौन है और बेस कौन है, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, नाइट्रिक एसिड एसिड है क्योंकि इसमें ना एसिड आ रहा है, एसिटिक एसिड एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें भी हाइड्रोक्साइड आ रहा है वो सब बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ठीक है। तो आपको इनका इफ़ेक्ट देखना है इन सब पे। देखो ये टेबल 5.5 दे रखी है, टेबल 5.5 इज़ गिवन। आपको देखना है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख रखा है, सिमिलरली आप इसमें लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद में नाइट्रिक एसिड। ओके, इसी तरह से टेबल ये सारे सॉल्यूशंस के साथ पूरी होगी। आपको देखना इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है तो वो किस लिटमस को किस में बदलेगी, कौन से इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर? ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। आपको इसमें टेबल में यहाँ लिखना है ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्लू लिटमस को लाल कर देगी, है ना, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड आ जाएगा। नाउ इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पे क्या इफेक्ट होगा? नो इफेक्ट, क्योंकि एसिड टर्मरिक का कलर चेंज नहीं करती है, ठीक है, तो नो इफेक्ट आ जाएगा। इफेक्ट ऑन लिटमस टर्मरिक पेपर नो इफेक्ट। ना इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन। चाइना रोज सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट आएगा? चाइना रोज सॉल्यूशन पे क्योंकि एसिड है इसलिए चाइना रोज सॉल्यूशन क्या होगा, जो चाइना रोज सॉल्यूशन में एसिड के साथ क्या इफेक्ट, चाइना रोज इंडिकेटर एसिड के साथ कैसा कलर देता है? डार्क पिंक, मैजेंटा, तो इट टर्न्स डार्क पिंक आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको करना है। सिमिलरली सेम रिजल्ट आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी मिलेगा और आपको नाइट्रिक एसिड के साथ और एसिटिक एसिड के साथ भी सेम रिजल्ट मिलेगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो ये किस लिटमस को किस में बदलेगा? ब्लू ये रेड लिटमस टर्न्स ब्लू लिखोगे आप, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। ओके, टर्मरिक सॉल्यूशन पेपर पे क्या असर पड़ेगा? इसमें आएगा कि टर्मरिक पेपर टर्न्स रेड, टर्मरिक पेपर लाल हो जाएगा, इट टर्न्स रेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टर्मरिक पेपर कैसा हो जाएगा? इट टर्न्स रेड। और चाइना रोज सॉल्यूशन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे सॉल्यूशन कलर देगा? इट टर्न्स ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। बेस के साथ चाइना रोज कैसा देता है? ग्रीन कलर देता है, तो इट टर्न्स ग्रीन। तो इसी तरह से सेम रिजल्ट आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी मिलेगा, क्योंकि ये सब भी बेस है, ठीक है। तो आपको इन तीनों इंडिकेटर्स के साथ इस टेबल को करना है और देखना है। और क्योंकि ये सारे केमिकल्स हैं, घर में मिलते नहीं हैं, तो ये लैब में ही होंगे, स्कूल में ही ये एक्टिविटी पूरी बाद में होगी, ठीक है। नाउ यही चीज़ है कि इन सब के इफ़ेक्ट जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी टीचर के द्वारा होगा और इनके रिकॉर्ड आप कीजिए कि किस केस में आपको कैसे कलर मिलते हैं, ठीक है। जब भी हम एसिड और बेस को, एक ध्यान है क्वेश्चन, सावधानी, जब भी एसिड एंड बेस को हैंडल किया जाए तो बहुत ही ध्यान से हैंडल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दीज आर वेरी कॉरोसिव इन नेचर एंड इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। क्योंकि एसिड एंड बेस, ये मिनरल एसिड जो होते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी एसिड एंड बेस हैं जो लैब में मिनरल एसिड्स होते हैं, नॉन कंज्यूमेबल एसिड्स होते हैं जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, ये स्किन के लिए बहुत इरिटेटिंग होते हैं और स्किन इनसे जल भी सकती है। इसलिए काफ़ी ध्यान से होल्डर की सहायता से, ग्लव्स पहन के, एप्रन पहन के ही ये एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। तो लैब में करते वक्त इनको बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। नाउ सिमिलरली व्हाट यू देयर इज़ ए इंटरेस्टिंग थिंग, यू ऑल नो दैट एसिड रेन, आप सभी एसिड रेन के बारे में जानते हो, तो इसी को इस ब्लू कॉलम में बताया गया है। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? हैव यू एवर heard about damaging effect of acid rain? As the name indicates, the rain containing excess of acid is called an acid rain. Where do these acids come from? The rain becomes acidic. Okay, acid rain का कभी आपने नाम सुना है कि acid rain क्या होता है?
अभी आपको बताती हूँ कि एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन पानी जो रेन वाटर, इट मीन्स रेन वाटर एसिडिक हो जाता है। एसिड रेन का मतलब है कि रेन वाटर का एसिडिक होना। और रेन वाटर एसिडिक किन कंडीशंस में हो सकता है? कब बारिश का पानी एसिडिक हो जाएगा, कब वो अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक बोलते हैं जिसको, कब होगा वो? द रेन वाटर बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, these three gases are responsible. Carbon dioxide CO2, sulfur dioxide SO2 and nitrogen dioxide NO2, ये तीन गैस हैं which are released into the air as pollutants. ये तीनों गैसेस जो कि एयर में रिलीज़ होती हैं पॉल्यूटेंट्स के रूप में, प्रदूषक के रूप में, जो एयर को ख़राब करती हैं, ये तीनों गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए। क्या होता है? दे डिज़ोल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। ये गैसेस, जब इन गैसेस का एक मात्रा से ज़्यादा नेचर में जमा हो जाती हैं गैसें, ये क्योंकि जहाँ पर फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चलते हैं, वहाँ पर ये गैसेस निकलती हैं ज़्यादा मात्रा में। निकलती तो किसी भी कोई भी फैक्ट्री है उसकी चिमनी से गैस निकलेगी, या तो CO2 या SO2 या NO2, इनमें से गैस ज़रूर निकलेगी, डिपेंड कि कौन सा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वहाँ पर। इसी तरह से ऑटोमोबाइल जितने भी एग्जॉस्ट हैं उनमें CO2 गैस बाहर निकलती है ही। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में सस्पेंड रहती है, एटमॉस्फेयर में रहती हैं, और जब इनकी एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है तब ये क्या होता है कि एसिड रेन हर जगह नहीं होती, इसकी एक निश्चित मात्रा चाहिए, और जब ये एयर में प्रेजेंट होती हैं और बारिश ऊपर से होती है तो ये गैसेस उस बारिश के पानी के साथ मिलकर बना लेती एसिड। जैसे CO2 प्रेजेंट है नेचर में, ओके, तो वो H2O के साथ, बारिश का पानी, पानी का फॉर्मूला H2O होता है, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 प्लस H2O क्या बना लेगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बना लेगा, और ये कार्बोनिक एसिड के रूप में फिर ज़मीन पर गिरेगा। और ये एसिड जो है सभी के लिए हार्मफुल होता है, फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर एनिमल्स, फॉर प्लांट्स, फॉर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में जब ऐसा पानी एसिड रेन गिरता है तो उनकी चमक कम करता है, उनको करोड करता है, तो ये एसिड रेन सभी के लिए ख़राब है। सिमिलरली जब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कैसे बनते हैं? SO2 जब H2O से मिलेगा तो H2SO4 बनाएगा। इसी तरह से NO2 जब H2O से मिलेगा तो वो HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाएगा। तो ये एसिड रेन जब ज़मीन पर गिरेंगे या पानी में गिरेंगे तो पानी को ख़राब करेंगे, और एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे पानी में जब रहेंगे तो वो भी धीरे धीरे मरेंगे, उनकी डेथ होगी। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल की ब्यूटी कम होने का यही कारण है, क्योंकि आगरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एसिड रेन होती है बहुत ज़्यादा, और इस वजह से वहाँ पर ताजमहल की ब्यूटी दिनों दिन डिप्लीट होती जा रही, कम होती जा रही है। ठीक है, तो एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एसिड रेन इन सभी के लिए, हम सभी के लिए हानिकारक है। इससे बचाव का यही तरीका है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और व्हीकल्स का यूज़ कम से कम करें, जब ज़रूरत हो तभी उसका यूज़ किया जाए, और पॉल्यूटेंट्स कम से कम हो इसके लिए हम अपने व्हीकल्स की मेंटेनेंस समय समय पर करें, अनलीडेड पेट्रोल का यूज़ करें। ये सारे इसके समाधान हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स, okay, and understand them carefully, okay, and do your work. Now thank you students.